करेंगे SC/ST एक्ट के बारे में। और एक वीडियो मैंने इस पर पहले भी डाली हुई है, एक लेक्चर मैंने पहले भी अपलोड किया था, जिस पर बहुत ही अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स आया। और उस लेक्चर में बहुत सी ऐसी क्वेरीज आई, ऐसे कमेंट आए, जो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, जिसमें हमें इस लेक्चर को लाने का एक तरीके से कह सकते हैं सोचना पड़ा। और यह लेक्चर मैं बेसिकली आपके लिए दोबारा लेकर आया हूँ। इसमें हम SC/ST एक्ट को गहराई से समझेंगे। उस लेक्चर में मैंने समराइज तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया था। ये देखिए, इस पर बिल्कुल 164 लगभग कमेंट हैं और आप देख सकते हैं सभी कमेंट बहुत ही अच्छे आए हैं। इसमें बेसिकली 2-3 चीज़ें आई हैं कि एक तो इसका मिसयूज़ बहुत हो रहा है एक्ट का, उसके संबंध में कुछ बताइए। आप देख सकते हैं इस पर लगभग 26,000 प्लस व्यूज़ हैं, 690 लोगों ने इसको लाइक किया है। तो हम इसी को आगे बढ़ाएँगे, SC/ST एक्ट को ही हम आगे बढ़ाएँगे। और इसके लिए बेसिकली मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस लेक्चर को पूरा देखना, जैसे आपने पहले लेक्चर्स को पूरा देखा है, पहली वीडियो को पूरा देखा है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट दोबारा करूँगा कि आप प्लीज़ पूरा देखना। बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप अंत तक इस वीडियो पर टिक गए, तो आपको सभी चीज़ें, सभी धाराएँ, सभी सेक्शन या आपके फ्यूचर में आने वाली सभी मुसीबतों से आप अपने आप को बचा सकें, ऐसी सभी क्षमताएँ आपके मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाएँगी। एक तरीके से कहने का मतलब ये है। हम इस लेक्चर में बेसिकली 4-5 पार्ट में लेकर चलेंगे, जैसे मैं लेकर चलता हूँ। पहले हम इसका बैकग्राउंड समझेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड वगैरह। उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा, फिर मिसयूज़ से संबंधित जितने भी जजमेंट हैं वो बताऊँगा, उसके बाद अमेंडमेंट वगैरह बताऊँगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। बाकी अब हमारे पास डिजिटल स्टूडियो आ गया है, तो अब आपको नोट्स की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं। आपको सिर्फ़ जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है या व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उनमें से कोई आप जॉइन कर लीजिए और नोट से बेफ़िक्र हो जाइए। मैं वहाँ पर ये पूरा नोट्स जो यहाँ पर मैं लिखूँगा, वो प्रोवाइड वहाँ पर कर दूँगा, उसकी PDF प्रोवाइड मैं कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिकली SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के बारे में। और जैसे मेरा तरीका रहता है, मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था कि मैं 3-4 पार्ट में डिवाइड करता था। अब इसमें वह नहीं रहेगा। इसमें हमें सिर्फ क्लिक करना है और ये देखिए ये पार्ट आ गए हैं। पहले हम बेसिकली इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की चर्चा करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से तात्पर्य मेरा है कि SC/ST जो अब कम्युनिटी हमें देखने को मिल रही है, इससे पहले वैदिक काल में अगर हम जाएँ, वैदिक युग में अगर हम जाएँ बेसिकली, तो वहाँ पर हमें यह जो चीज़ देखने को मिलती है, या कह सकते हैं आप डिवीज़न जो सोसाइटी में देखने को मिलता है, वह मिलता है कर्म के आधार पर। यानी जैसे 4 वर्ण हमारे यहाँ मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये बेसिकली शुरुआत में कर्म के आधार पर थे। उसके बाद जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं, यानी पोस्ट वैदिक एरा में जब हम जाते हैं, तो वहाँ पर ये जो कर्म के आधार पर विभाजन था सोसाइटी में, ये हो जाता है जन्म के आधार पर। और जन्म के आधार पर जब विभाजन हो जाता है, तो चाहे कोई कितना भी क्वालिफाइड हो, कोई कितना भी एजुकेटेड हो, कोई कितना भी मेरिट रखता हो, अगर वह किसी ऐसी कैटेगरी में पैदा हो जाता था, तो उसको वह सम्मान नहीं मिलता था, या कह सकते हैं एक तरीके से वह दर्जा सोसाइटी में उसको नहीं मिल पाता था। और यही हमारी सोसाइटी का या हमारे समाज का या भारत का एक दुर्भाग्य रहा है कि इसके कारण, इस जन्म के आधार पर जब व्यवस्था पनपी, तो इसके कारण हमने मेरिट की अनदेखी की, क्वालिफाइड लोगों की अनदेखी की। उसका खामियाजा हमारे देश को भुगतना पड़ा। और कह सकते हैं साइंटिफिक वे में कह सकते हैं, या प्रगति के क्षेत्र में कह सकते हैं, आर्थिक क्षेत्र में कह सकते हैं, हम उस मामले में पीछे रह गए। तो बेसिकली यहाँ से शुरू होती है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, वैदिक के बाद। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो मैंने वैदिक पोस्ट मॉडर्निज्म का आपको कॉन्सेप्ट बताया है, इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ विद्वानों के द्वारा, कि है जो सिस्टम हिस्ट्री में बताया जाता है हमें, यह एक तरीके से झूठ पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं था, यह अंग्रेजों की चाल थी। लेकिन मैं यह कहता हूँ कि अगर यह अंग्रेजों की चाल थी, तो ये आज चीज़ें सोसाइटी में एग्जिस्ट कैसे कर रही हैं फिर, ठीक है? या अंग्रेज चले गए तो उसके बाद भी इनको मिटाने के लिए हमें कानून क्यों लाने पड़ रहे हैं? अगर ये हमारे ऊपर थोपी गई थी ये चीज़ें, या कह सकते हैं आप हिस्ट्री को दोबारा गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया था, कुछ लोगों का यह मानना है। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि फिर आज भी चीज़ें कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं? ठीक है? परंपराओं को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। अगर मतलब अंग्रेज इंटरप्रिटेशन के ज़रिए कुछ अलग दिशा जो है इस कंट्री के जो स्क्रिप्चर हो गए उनको देना चाहते थे, तो यह आसान काम नहीं होगा। और वह तभी एक तरीके से फिट बैठेगा जब वो चीज़ें आज सोसाइटी में एग्जिस्ट ना करती। जब आज एग्जिस्ट करती, तो मतलब उनकी जो आलोचना है, जो क्रिटिसिज्म, उसमें कोई दम नहीं है, कह सकते हैं उसमें कोई बल नहीं है।
अब हम बेसिकली चलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आगे, हम चलते हैं बेसिकली यहाँ पर फिर एक हर्बर्ट होप रिसले आता है। जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको पता चलेगा कि नरजातीयता के आधार पर, जैसे कई जो है पार्ट में एथनोजेनिक के आधार पर, नरजातीयता के आधार पर, यानी चेहरे के रंग के आधार पर, आकार के आधार पर, जो है शरीर के कद काठी के आकार के हिसाब से, ऐसे ही अन्य तत्वों के आधार पर कई जो ह्यूमन ज्योग्राफी में अध्ययन करते हैं, जो स्कॉलर होते हैं या कह सकते हैं जो रिसर्च करते हैं, उन्होंने जो ह्यूमन मानव है उसको कई प्रजातियों में बांटा है, उसको कई नरजातियों में बांटा है कि इनकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर, इनके शारीरिक लक्षणों के आधार पर ये बेसिकली ये यहाँ पर नरजाति है। तो नरजातीयता का कॉन्सेप्ट अलग है। नरजातीयता में क्या होता है कि नरजातीयता में शारीरिक लक्षणों के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर जो ह्यूमन ज्योग्राफी में है उनको बांटा गया। जैसे आर्य हो गए, द्रविड़ हो गए, निगरो हो गए, निग्रिटो हो गए, ऑस्ट्रेलियाइड हो गए, ये 4-5 प्रजाति जनरली ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको देखने को मिल जाती है। तो प्रजाति और नरजाति में होता है। और उसी दौरान एक हर्बर्ट होप रिचले था, उन्होंने भारत में अध्ययन किया था और उन्होंने अध्ययन के जरिए यह बताया था कि जो नाक है, उस नाक के आधार पर जो भारत में लोग हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटने का प्रयास किया गया था। पहला उन्होंने कहा था आर्यन और फिर दूसरा कहा था उन्होंने द्रविड़। और उनके इस अध्ययन को एथनोग्राफिक सर्वे कहा जाता है। यह उन्होंने 1891 में किया था। आर्यन द्रविड़ 2 कैटेगरी में उन्होंने बांटने का प्रयास किया था। इसे नेशनल इंडेक्स थ्योरी 1891 में कह सकते हैं। यह आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके आधार पर इन्होंने माना था कि भारत में 7 कास्ट हैं, यानी 7 जातियां हैं। ठीक है, 7 जातियां हैं। तो बेसिकली ये चीजें मैंने बता दी, थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिसाब से कह सकते हैं, क्योंकि ये आपको बतानी जरूरी थी हिस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि एग्जाम में आपकी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, तब चलिए चलते हैं आगे। ये हिस्ट्री का बैकग्राउंड हो गया, मैं इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ, या कह सकते हैं आप खुला ही रहने देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को रिवाइज भी करना हो सकता है, तो मैंने खोल ही दिया। चलो अब हम बेसिकली आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर। कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड का मतलब है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम पर कैसी व्यवस्था थी, कैसी सामाजिक व्यवस्था थी, और हमारे जो संविधान बनाने वाले थे उनके नज़र में कौन सा पर्सपेक्टिव था, कौन सा चश्मा उनके दिमाग में था कि वो किस तरीके के समाज में हमारे समाज को बदलना चाहते थे। तो उसलिए इसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ प्रोविजन डाले थे, कुछ चीजें डाली थी, ताकि उन प्रोविजंस के आधार पर, उन प्रोविजंस की डायरेक्शन पर संसद में जो आने वाले लोग बैठेंगे वो कानून बना सके और समाज को सुधार सके और समाज को नई दिशा दे सके। तो बेसिक मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया, नरजाति में और जाति में अंतर बता दिया। ठीक है, नरजाति में और जाति व्यवस्था वैदिक और उत्तर वैदिक से जो मैंने बताई शुरुआत में बता दी, फिर नरजाति की हर्बर्ट होप रिस्ले वाली बता दी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीजें। अब हम आगे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल बैकग्राउंड में। अब इसको मैं आगे डिवाइड करूं कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड को, तो एक आता है डॉक्ट्रिन ऑफ पॉजिटिव ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब है, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉजिटिव ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है, पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। डॉक्ट्रिन ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि सकारात्मकता के लिए भेदभाव करना। ठीक है, यह कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ही रिजर्वेशंस को जो SC/ST समुदाय को दिया गया है। तो यह कॉन्सेप्ट है संविधान में। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार कि हमें समाज में जो तबका है जो नीचे दबा हुआ है और उसको अलग से विशेष प्रयास की जरूरत है, विशेष धक्के की जरूरत है, तभी वह तबका जो समाज के जो बलशाली वर्ग है उससे एक तरीके से कह सकते हैं कंधा से कंधा मिला सकेगा या उसके बराबर खड़ा हो सकेगा। इसलिए हमें उसके हित में सकारात्मक भेदभाव करना है। एक होता है नकारात्मक भेदभाव। नकारात्मक भेदभाव क्या हो गया कि बलशाली जो है गरीब को हटाकर अपने पक्ष में सभी चीजों को सेट करता है, तो हो गया नकारात्मक भेदभाव आप कह सकते हैं। सकारात्मक भेदभाव क्या हो गया कि हमें समाज को एक अच्छे स्तर तक पहुंचाने के लिए, समाज के कमजोर लोगों को ऊपर उठाने के लिए उनके पक्ष में कुछ प्रोविजन करना और उनको ऊपर उठाने का प्रयास करना, तो होगा सकारात्मक, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आर्टिकल 17 देखिए संविधान में एक इकलौता ऐसा अनुच्छेद है, कह सकते हैं हम इकलौता ऐसा अनुच्छेद है। एक बार मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं जो मैंने लिखा था। आर्टिकल 17 जो है
वो ऐसा अनुच्छेद आर्टिकल 17 निकलौता जो है अगर इसका पालन नहीं किया जाता है तो यह पनिशमेंट के लिए कहता है, यानी आप इसका वायलेशन नहीं कर सकते हैं। बाकी आर्टिकल ऐसे हैं जिनका वायलेशन सामान्यतः किया जा सकता है, अगर उनका वायलेशन एक सीमा से बाहर हो तो फिर वो आईपीसी में और फिर सीआरपीसी में वो दंड की लिए फिर पुलिस का प्रोसीजर अलग है, वहां पर फिर दंड की व्यवस्था है। लेकिन जनरली संविधान में ही यह एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जिसमें जो है पनिशमेंट के बारे में बोला गया है, या कह सकते हैं अगर आप इसका वायलेशन करते हैं तो पनिशमेंट के बारे में बोला गया। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, यानी अनटचेबिलिटी को अबोलिशन का प्रयास किया गया है, यानी अनटचेबिलिटी को एक तरीके से अवैध करार किया गया है कि छुआछात किसी भी प्रकार की होगी, अस्पृश्यता होगी, वह एक तरीके से अपराध की श्रेणी में आता है। और इसी आर्टिकल के आधार पर जो बेसिकली आगे फिर जो एक्ट पारित होते हैं, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट 1995 में पहली बार लाया जाता है। और इस एक्ट के बाद जो है बेसिकली अन्य सुधारों के लिए फिर आगे प्रोसेस किया जाता है। अनटचेबिलिटी एक्ट में क्या होता है कि जो सेक्शन 4 है वह सेक्शन बेसिकली बोलता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर किसी को जाने से वर्जित नहीं किया जाएगा। जैसे आपने अनेक मामले देखे हैं कि कोई समुदाय कहता है कि हमारा यह धार्मिक स्थल है, हम आपको प्रवेश नहीं करने देंगे। जैसे मान लीजिए कोई आस्तिक है, ठीक है, और कोई नास्तिक वहां पर आ जाता है तो आस्तिक वाला कहेगा कि तुम तो नास्तिक हो, हम तुम्हें हमारे धार्मिक स्थल पर प्रवेश नहीं करने देंगे। तो यह एक तरीके से अस्पृश्यता की श्रेणी में आ गया। तो यहाँ पर सेक्शन 4 के अनुसार वह अपराध की श्रेणी में आ जाता था। ठीक है, ये था अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट। अब जैसे मैंने बताया अस्पृश्यता का उन्मूलन अधिनियम, हिंदी वालों के लिए मैं हिंदी के शब्द बोल रहा हूँ, बाकी मैंने इंग्लिश वालों के लिए माइंड मैप बना दिया है, उनको आवश्यकता नहीं। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन अधिनियम, यह जो है एक तरीके से नेगेटिव टर्म देता है, यानी हमें किसी चीज को उखाड़ना है समाज में से। यह उस समय के समाज की कमजोरी को दर्शाता है एक तरीके से। जब इसको संशोधित किया गया 1976 में तो यहाँ पर बेसिकली डाला गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। अब देखिए यह पॉजिटिव टर्म है एक तरीके से, यह क्या है, एक पॉजिटिव टर्म है, और ये ऊपर वाली एक नेगेटिव टर्म है। तो यहाँ पर बेसिकली जब 1976 में इस कानून को संशोधित किया गया तो बेसिकली इसमें 2-3 चीजों को डाला गया। पहला तो इसको पॉजिटिव बनाया गया कि हमें, जैसे मैं कहूं कि मेरे साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है, तो एक तरीका तो यह है इसे देखने का कि अस्पृश्यता को खत्म करो, मेरे साथ अस्पृश्यता का व्यवहार ना किया जाओ। लेकिन हम दूसरे चश्मे से देखें तो अस्पृश्यता का व्यवहार मेरे साथ हो रहा है, इसका मतलब मेरे जो मौलिक अधिकार हैं उनका पालन नहीं हो रहा है। तो दूसरे चश्मे से अगर हम देखें, पॉजिटिव चश्मे से देखें कि अगर मैं मेरे मौलिक अधिकार, मतलब जो व्यक्ति है कमजोर है, SC/ST समुदाय का व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके बेसिक अधिकार हैं, सिविल राइट्स हैं, अगर हम उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से करवाएं और उनके लिए व्यवस्था करें तो उसका जो अनटचेबल वाला प्रोविजन है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी जो उसकी एम्पावरमेंट है, हम अगर उसको ही बढ़ाएं, ठीक है, उसको सशक्त बनाएं तो उसकी अनटचेबिलिटी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो ये 2 एंगल हैं चीजों को देखने की, और इसलिए जो है 1976 में इसको संशोधित किया गया। इसके साथ ही अब यही इसमें सभी के लिए आ गया था। अनटचेबिलिटी वाले में तो सिर्फ अनटचेबल के संबंध में ही था, अब ये कोई भी व्यक्ति हो गया, चाहे किसी भी समुदाय से हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, तो वह इसके अंतर्गत उसको सशक्तता मिल गई थी एक तरीके से अनटचेबिलिटी के संबंध में। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976 ये बेसिकली आ गया था। अब देखिए, जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड आपको बोला तो मैंने आपको पहले डॉक्टर ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया, यानी ये जब चीजें हैं हमारे संविधान में, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उस समय हमारे समाज में ये चीजें थी और इसलिए संविधान वालों ने इसकी व्यवस्था संविधान में की थी। लेकिन कानून जो बनाए गए थे वह बेसिकली उस समुदाय को लेकर जो पीड़ाओं का सामना कर रहा था, जो एक तरीके से कह सकते हैं आप आगजनी का सामना कर रहा था, हत्याओं का सामना कर रहा था, उस समुदाय के लिए स्पेसिफिकली कोई कानून नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनटचेबिलिटी के लिए कानून है, सिविल राइट्स के लिए कानून है, लेकिन जिस समुदाय को टारगेट किया जा रहा था, जिसको अनटचेबिलिटी महसूस करवाई जा रही थी, उसके लिए बेसिकली कोई विशेष कानून नहीं था। और रेप हो रहे थे, मर्डर हो रहे थे, सामूहिक हत्याएं हो रही थी, कई गांव के गांव जला दिए जाते थे। तो ये चीजें एक तरीके से पूरे भारत में बड़े स्तर पर उभर कर सामने आने लगी। और जब ये चीजें सामने आने लगी तो सरकार ने क्या किया
कि सरकार ने कमेटी गठित की। कमेटी का काम क्या था कि वह ऑब्जर्व करेगी इन चीज़ों को कि कितने मामले कहाँ आ रहे हैं, उनका सुधार क्या है, उनके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, उनके लिए हमें क्या व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि जो ये सामूहिक हत्या हो रही है, जो समाज जो है एक वैदिक है, पैथोलॉजिकल वे की ओर बढ़ रहा है, हम उसको कैसे रोकें। अगर आपने दुर्खीम को पढ़ा होगा, थोड़ा मैं समाज शास्त्र का मैं डाल रहा हूँ, तो जब हमारा समाज ज्यादा जड़ता की ओर जाता है या ज्यादा अनुरूपता की ओर जाता है, तो वह एक तरीके से दूषित हो जाता है, वह एक तरीके से जो उसका सामान्य चलन है उससे बाहर चला जाता है। तो बेसिकली 2 समिति बनाई गई थी, 1974 में एक समिति बनाई गई थी, और उसको यह काम दिया गया था कि आप बेसिकली एससी समुदाय जो है, एससी समुदाय जो है, तो एससी कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट जो है, उसमें जो जो जातियां हैं और उनके संबंध में जो जो अपराध उनके साथ हो रहे हैं, जैसे उनकी हत्या के संबंध में हो गए, या उनके घरों को जला दिया जाता है, उनके साथ रेप हो रहा है, ये सभी चीजें आप देखिए, इनको ऑब्जर्व कीजिए और इस डाटा को निकालिए। साथ में ही इनके सोल्यूशन हमें प्रोवाइड कीजिए कि इसका क्या समाधान निकाला जाए, कैसा कानून बनाया जाए और कैसे उसको जो एक तरीके से संरक्षित किया जा सकता है, इसके संबंध में हमें बताइए। तो 1974 में कमेटी बनी थी। अब आप कह सकते हैं कि एससी समुदाय में कैसे प्रोसीजर होता है, वो चीजें मैं बताऊंगा, मैं अगले पार्ट में बताऊंगा, ताकि एक लय में चीजें जब चले तो आपके दिमाग में इमेज बनती चले। अब बेसिकली जब एससी के संबंध में होगी तो फिर अगली कमेटी जो बनी हुई है एसटी समुदाय के संबंध में 1981 में बनाएगी। तो बेसिकली ये कमेटियों का इतिहास है। अब हम बेसिकली जब हम आगे चले कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के बारे में, देखिए मैंने अभी तक आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल बैकग्राउंड में मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट बताए हैं, ठीक है, जिन अवधारणाओं के आधार पर आगे कानून बने, आगे व्यवस्था चली। लेकिन मैंने आर्टिकल नहीं बताए हैं जिनमें बेसिकली इस समुदाय के लिए प्रोविजन डाला गया है, इस समुदाय को ऊपर उठाने के लिए संसद को निर्देश दिया गया है कि आप आगे कानून बनाइए। तो वो आर्टिकल यहाँ पर आ जाते हैं। फिर अगर हम उनको देखें तो बेसिकली यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए जो आर्टिकल 366 है, इसमें बेसिकली डेफिनेशन दी गई, परिभाषाएं दी गई, लेकिन यहाँ पर एक मजे की बात है कि यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपको एससी की परिभाषा देखनी कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति किसे माना जाए, तो उसके संबंध में बेसिकली आपको संविधान के जो 341 है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, 341 को देखना पड़ेगा। यहाँ पर बोला गया कि आप आर्टिकल 341 को देखिए, अगर आपको देखना है कि एससी किसे मानेंगे। यह 24वीं डेफिनेशन है, यह अगर आप एग्जाम के हिसाब से अगर नोट करें तो अनुच्छेद 366 में डेफिनेशन दी गई है, और 24वीं डेफिनेशन एससी की है, और 25वीं डेफिनेशन एसटी समुदाय के बारे में है। 25 में भी यही बोला है कि आप आर्टिकल 342 देखिए। अब आर्टिकल 341 क्या है? आर्टिकल 341 का मतलब है, इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से, संबंधित राज्यपाल के परामर्श से, संबंधित जो राज्यपाल होगा उसके परामर्श से लिस्ट निकालेंगे कि ये समुदाय हैं जो है एक तरीके से पिछड़े श्रेणी में आते हैं, या कह सकते हैं कि उनका अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है, उनका विकास अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, या उनका शोषण हो रहा है, कह सकते हैं हम, जिन्होंने जो है समाज की मार्ग एक तरीके से सहा है। तो राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से, संबंधित राज्यपाल के परामर्श से लिस्ट निकालेंगे और वो लिस्ट जारी करेंगे, उन्हें एससी कैटेगरी माना जाएगा। एसटी कैटेगरी में बेसिकली जनरली आते हैं ट्राइबल्स लोग, जो आते हैं जो समाज से एक तरीके से पीछे कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं समाज से अलग थलग जिनकी व्यवस्था है, जो कह सकते हैं आप जंगलों के क्षेत्र में रहते हैं, जिनकी अपनी परंपराएं हैं, अपने जिनके सिद्धांत है, अपना जिनका वैवाहिक सिस्टम है, अपने जिनके वैवाहिक संस्था है, या आप कह सकते हैं जिनकी जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, वो जो आधुनिक समाज है और जो परंपरागत समाज है, उन दोनों में परंपरागत समाज की ओर ज्यादा झुकी हुई है, या कह सकते हैं आप वह परंपरागत समाज की ओर ज्यादा झुके हुए हैं। और अगर हम उनको आधुनिक समाज के साथ मिलाएंगे तो उनमें एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होगा, और आधुनिक समाज हो सकता है उनका शोषण करने का प्रयास करे, या कह सकते हैं उनकी परंपराओं का विखंडन करने का प्रयास करे। तो ऐसे में उनके लिए, एसटी समुदाय के लिए, उनकी विशेष स्थिति के अनुसार, उनके विशेष रहन सहन के अनुसार, उनकी विशेष परंपराओं के अनुसार उनका संरक्षण करना हमारे संविधान का, या कह सकते हैं हमारे समाज का, हमारे राज्य का एक दायित्व हो जाता है। और उसके लिए बेसिकली 342 में एसटी के बारे में बताया गया, वही प्रक्रिया है, राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति एसटी समुदाय की लिस्ट के बारे में बोलेगा। अब बेसिकली 338 में जो है, अनुच्छेद 338 में बोला गया कि कमीशन होगा, जैसे एक कमीशन होगा अनुसूचित जाति जनजाति आयोग,
वह क्या करेगा कि वह देखेगा कि अपराध जो हो रहे हैं उनको किस प्रकार कम किया जाए, जो SC/ST से संबंधित अपराध हैं उनको किस प्रकार कम किया जाए, या कह सकते हैं कि और संबंधित जो सिफारिशें होंगी, उपाय होंगे, वो संबंधित सरकार को या जो मंत्रालय को या संसद को वो रिपोर्ट करेगा, ताकि संबंधित कानून में उपयुक्त सुधार किए जा सके। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हो गए, ये बेसिकली एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें हो गई हैं। अब चलते हैं आगे। अब हम थोड़ा बेसिक फैक्ट की ओर चलते हैं। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से ही जरूरी है बेसिक फैक्ट ही। बाकी जनरली अगर आप एक सामान्य नागरिक है तो ये बेसिक फैक्ट आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिक फैक्ट में अगर हम चलें तो जब ये SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 पारित हुआ, तो जो 1989 में पारित हुआ तो 1989 में पारित होने वाला 33वां अधिनियम था। ठीक है, तो कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, और इसको प्रेसिडेंट ने, एक बार मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ। डेट को लागू होगा, या फिर जनरली दिया गया होता है कि इसको जब सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा या निर्धारित किया जाएगा तब लागू होगा। तो बेसिकली 11 सितंबर 1989 को इसको अनुमति मिल गई थी राष्ट्रपति की, और यह बेसिकली लागू हुआ है। यह बेसिकली फिर आगे जो है देखिए 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ। और फिर जम्मू कश्मीर जब हमारा संविधान में 370 को हटाया गया, तो उसके बाद जो 31 अक्टूबर 2019 से है जम्मू कश्मीर में लागू हो गए। तो बेसिकली ये था कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के बारे में हमने बता दी, बेसिक फैक्ट के बारे में, सॉरी। अब दूसरा बेसिक फैक्ट है, ये मैंने इसके एक बता दिया। अब इसमें देखते हैं चैप्टर 5 है, इसमें 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर में ये है बांटा गया है, और सेक्शन 23 है, टोटल 23 सेक्शन है। और जैसे मैंने जब बेसिक्स की समरी की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि कोई एक्ट है, अगर हम उसको एज इट इज जैसा वह है उसको लागू करने के लिए नौकरशाही के पास भेज देंगे तो बहुत ही गड़बड़ी हमें देखने को मिलेगी, बहुत उनको समस्याएं आएगी लागू करने में। क्योंकि कई बार चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें अलग से रूल बनाकर डिफाइन करना होता है, अलग से रूल बनाकर उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए अलग सिस्टम तैयार करना पड़ता है। तो उसके संबंध में ही रूल्स के लिए जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आप कह सकते हैं के संबंध में शक्तियां सौंपी जाती हैं, और उसके संबंध में ही जो SC/ST रूल्स 1995 बने थे, ताकि जो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट है, अत्याचार निवारण अधिनियम है, उनको उसको अच्छे तरीके से लागू किया जा सके। तो SC/ST रूल्स 1995 के संबंध में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पहला तो यह इंप्लीमेंट हुई 31 मार्च 1995 को SC/ST रूल 1995, तो डेट हो सकता है आपके एग्जाम में कहीं पूछ ले। टोटली ये 18 रूल है, और इसमें एक शेड्यूल है, एक अनुसूची इसमें है। अब यह अनुसूची बताती है कंपनसेशन के बारे में, मुआवजे के बारे में। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कोई अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ आर्थिक अपराध करता है या ऐसा सामाजिक अपराध कर रहा है जिससे उसके मन की या उसके शरीर की किसी प्रकार की क्षति होती है, उसको चोट पहुंचती है, और जिसका खर्च वह उठाता है, तो इस एक्ट में बेसिकली इन रूल्स में उस SC/ST समुदाय के व्यक्ति के लिए कॉम्पनसेशन की व्यवस्था की गई है। और कॉम्पनसेशन कौन देगा? जिसने उसको चोट या क्षतिग्रस्त किसी तरीके से किया है। तो इसमें बेसिकली शेड्यूल 1 में जो है कॉम्पनसेशन की व्यवस्था की गई है, और कॉम्पनसेशन का परसेंटेज निर्धारित किया गया कि जैसे FIR होने के बाद कितना परसेंटेज मिलेगा। जनरली 10% का प्रोविजन है, उसके बाद 25% का प्रोविजन है, जैसे चार्जशीट दाखिल हो जाती है उसके बाद बाकी प्रोविजन है। तो बेसिकली ये बेसिक फैक्ट इस एक्ट के बारे में हो गए हैं। हमने अब तक जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड देख लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस देख लिए हैं, और हमने बेसिक फैक्ट देख लिए। अब हम बेसिकली चलते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में, कि ये जो मैंने सभी चीजें, ये सभी राम कथा जो आपको सुनाई है, बताई है, इसको बनाने के बाद भी आप अनुमान लगा सकते क्या ऑब्जेक्टिव होंगे। सभी चीजें जो मैंने बताई, जैसे कोई समस्या है, उस समस्या का कोई कारण है,
उस समस्या का समाधान उसी कारण पर निर्भर होता है। जितना गहरा कारण होगा उतना ही गहरा समाधान निकल कर आएगा। यहाँ पर जो समाज की व्यवस्था थी, यहाँ पर जो समाज की सिचुएशन थी, जो मैंने कमजोरियां बताई हैं, जो खामियां बताई हैं, वो कारण थे। अब उन कारण को खत्म करने के लिए हमें प्रयास भी वैसा ही करना पड़ेगा। जो अपराध हो रहे हैं उनको रोकने के लिए दंड की व्यवस्था भी उतनी ही करनी पड़ेगी। और जो एक तरीके से अत्याचार हो रहा है उसको खत्म करने के लिए कानून में कठोरता भी उतनी ही बढ़ानी पड़ेगी। तो कह सकते हैं तराजू के लेवल पर चलता है। अगर आपको किसी अपराध को देखना है, उसी कठोरता को देखना है और उसके दंड को देखना है, तो आपको उनकी तुलना करनी पड़ेगी। तभी एक तरीके से न्याय होगा, तभी एक तरीके से जस्टिस होगा। अब हम बेसिकली आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव में बेसिकली इसके आते हैं। पहला तो ऑब्जेक्टिव है कि सामान्य जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, अगर हम उसी के साथ इसको अटैच करेंगे सभी क्षेत्रों में एक समान, तो यह उन लोगों के साथ अन्याय होगा जहां पर ये अपराध बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या कह सकते हैं आप जहां पर कोर्ट के मामले इतने ज्यादा हैं कि वो उस प्रक्रिया में फंस कर रह जाएंगे। तो कई जगह ऐसे होता है कि समुदाय जो है विशेषकर उस क्षेत्र में ज्यादा उस कास्ट का होता है, SC ST का होता है, या कह सकते हैं कि डिस्प्यूट वहां पर ज्यादा होते हैं। तो वहां पर जो है जो न्यायालय की प्रोसीडिंग है या इनके लिए एक अलग न्यायालय की व्यवस्था जरूरी हो जाती है। अब हम बेसिकली जब हम कोर्ट वाले सेक्शन में जाएं तो सेक्शन 14 में बेसिकली बोला गया है कि इस एक्ट के सेक्शन 14 में बोला गया है कि 2 प्रकार के न्यायालयों की विशेष स्थापना की जाएगी। एक तो विशेष न्यायालय, एक अनन्य विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय का मतलब है कि इनके लिए जो SC ST एक्ट से संबंधित मामले हैं इनके लिए प्रोसीडिंग अलग कोर्ट में चलेगी, लेकिन वह कोर्ट अन्य मामले भी सुन सकता है। यानी उसको बाध्य नहीं किया गया है कि सिर्फ वही मामले SC ST के सुने। स्पेशल कोर्ट जनरली सामान्य क्षेत्रों में बनाए जाएंगे SC ST एक्ट के अपराधों के लिए, लेकिन अनन्य कोर्ट यानी एक्सक्लूसिव कोर्ट जो विशेष सिर्फ वही जो मामले सुनने के लिए बाध्य होंगे, वह उन क्षेत्रों में बनाए जाएंगे जहां पर इस समुदाय के डिस्प्यूट ज्यादा हो सकते हैं, या कह सकते हैं यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, कम्युनिटी डिस्प्यूट ज्यादा है, तो वहां पर जो एक्सक्लूसिव कोर्ट बनाए जाएंगे। अब हम बेसिकली बोलते इसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वह है प्रिवेंट करना, उपचार करना, उनकी संरक्षण करना SC ST समुदाय के लोगों की। तीसरा रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि पुनर्वास करना। मान लीजिए कहीं पर डिस्प्यूट हो गया, उनके घर तोड़ दिए गए, घर जला दिए गए, तो उनको रिहेबिलिटेशन करने के लिए व्यवस्था करना, उनके विकास के लिए, उनके घरों के लिए, पुनर्वास के लिए व्यवस्था करना। तो बेसिकली ये इस एक्ट के 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हैं। अब हम इसमें आगे चलते हैं, इसको खोल देता हूँ। अब हम इसके आगे चलते हैं बेसिकली इसके सेक्शंस के बारे में। देखिए सेक्शंस में जनरली आपको समरी के जरिए पिछली मेरी वीडियो में बता चुका हूं, जो मैंने समरी वाली वीडियो बताई थी। आर्थिक अपराध होते हैं, सामाजिक अपराध होते हैं, राजनीतिक अपराध होते हैं। फिर भी जो डेफिनेशन वाला क्लोज है वो बता देते, तो डेफिनेशन वही परिभाषाएं जो जनरली सेक्शन 2 में ही होती हैं, ठीक है। और सेक्शन 1 में प्रारंभिक होता है कि ये कहाँ लागू होगा, सेक्शन 2 में डेफिनेशन होते हैं जो आगे चलकर पूरे एक्ट में फिर एक तरीके से एक अनुसूची का काम करते हैं। यानी अगर वो डेफिनेशन समझ में आ गई तो वहां पर वो डेफिनेशन लिखी, वो शब्द लिखा मिलेगा तो उसका पूरा चैप्टर आपके दिमाग में फिर खुल जाता है। तो बेसिकली सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, सेक्शन 3 में क्राइम के बारे में, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, तो उनको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं। अब हम बेसिकली आते हैं इसके मुख्य बिंदु पर, जो है मिसयूज के बारे में, और जिसके संबंध में पिछली वीडियो पर आपने देखा होगा कि बहुत से कमेंट भी आए हैं, बहुत से ऐसे लोगों के द्वारा अपने विचार भी व्यक्त किए गए हैं कि इसका मिसयूज बहुत हो रहा है, और जनरली इस एक्ट को जो है जो OBC कैटेगरी है उनके खिलाफ यूज किया जा रहा है। ऐसे कमेंट मुझे मेरी पिछली वीडियो में देखने को मिले हैं, तो उनका भी हम इस मिसयूज वाले सेक्शन में चर्चा करते हैं। तो बेसिकली एक सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला होता है। देखिए जो मैंने माइंड मैप बना है, इसमें एक सेटिंग है कि यह ऑटोमेटिक जो है वर्ड्स को एक्सेप्ट करता है। तो कई बार इसमें स्पेलिंग अपने आप एरर आ जाती है और उसको मैं चेंज भी नहीं कर पाता हूँ, तो मेरे लिए मजबूरी हो जाती है कि भाई मैं रॉन्ग स्पेलिंग इसमें रहने दूँ, ठीक है। क्योंकि कितनी भी बार कोशिश कर लो, ये ऑटोमेटिक सजेस्ट करके जो लिखता है वही फाइनल होता है। तो अगर कोई स्पेलिंग गलत हो तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको सुधार लीजिएगा। अब इसमें बेसिकली बात करते हैं सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की। इसमें क्या होता है कि सुभाष काशीनाथ महाजन जो है यूनिवर्सिटी में कार्यरत होता है असिस्टेंट के तौर पर, या कह सकते हैं आप एक सर्वेंट होता है, एक पब्लिक सर्वेंट होता है, उसमें काम करता है उस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो वहां पर इसके नीचे 2 इसके लैब असिस्टेंट होते हैं,
वह इसको बिना बताएं बेसिकली जो है छुट्टी पर चले जाते हैं। इसको बिना बताए क्या चले जाते हैं, छुट्टी पर चले जाते हैं, लीव पर चले जाते हैं। अब ये बेसिकली उनको जो सस्पेंड कर देता है। अब उनको जब ये सस्पेंड करता है तो वह जो 2 लोगों को सस्पेंड करता है, जो असिस्टेंट लैब वाले होते हैं, वह होते हैं एससी समुदाय से। अब वह क्या करते हैं कि वह एफआईआर इनके ऊपर लॉन्च करवा देते हैं। अब इनको जो है पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और कस्टडी में रहते हैं। बाद में पता चलता है कि यह जो जांच में पता चलता है, इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जो सुभाष काशीनाथ महाजन ने जो कार्रवाई की वह क्या थी, डिपार्टमेंटल कार्रवाई थी। ठीक है, वह डिपार्टमेंटल कार्रवाई थी, वह डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के हिसाब से की गई थी कि अगर कोई छुट्टी पर नहीं आता है तो उसको जो रूल्स यूनिवर्सिटी ने सेट किए थे उनके हिसाब से इन्होंने कार्रवाई की थी। तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि इनका इंटेंशन जो है एससी एसटी समुदाय के जो दोनों लोग थे उनको किसी तरीके से जो अपराध डिफाइन है उन अपराधों में से कोई अपराध करने का इनका इंटेंशन नहीं था, ये स्पष्ट हो जाता है। और जो इन्होंने काम किया वो इसका डिपार्टमेंटल काम था, वो इनका ऑफिस वर्क था। अब इनको सस्पेंड कर दिया जाता है, पुलिस इनको फिर गिरफ्तार करती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर ये बाद में छूट जाते हैं। ये स्पष्ट हो जाता है कि ये SC ST एक्ट के अंतर्गत मामला नहीं बनता है, मामला बंद हो जाता है। उसके बाद बेसिकली क्या होता है कि यह सुभाष काशीनाथ फिर कहते हैं कि मेरे भी तो फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ऐसे तो कल को कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, वह मुझे फंसा कर चला जाएगा, या कह सकता मुझे कोई झूठा फंसा देगा, पुलिस कस्टडी में मुझे भेज दिया जाएगा क्योंकि यह नॉन बेलेबल है। ठीक है, इस एक्ट की धारा बेसिकली बोलती है, धारा 18 जो है, सेक्शन 18 जो है नॉन बेलेबल है, यदि आपकी बेल नहीं होगी, गैर जमानती है। दूसरी बात है जी CRPC की 478 धारा है, सॉरी 438 धारा है, उसके अंतर्गत इससे एंटी सेप्टरी बेल भी आप नहीं ले सकते हैं, यानी पहले से जमानत आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पुलिस गिरफ्तार करने आए तो एंटी सेप्टरी बेल लेकर हम उसको बेल का दिखा सकते हैं कि आप हमारे पास पहले की बेल है, उसका मुझे हिंदी शब्द याद नहीं आ रहा, लेकिन वह भी हम इसमें प्राप्त नहीं कर सकते हैं CRPC 438 के अंतर्गत। और बेसिकली यह इस एक्ट में, इस धारा में, धारा 18 जो है इस एक्ट की, इसमें लिखा गया है। तो फिर बेसिकली जाते हैं ये हाई कोर्ट में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट में जाते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में जाते हैं। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो इसका मिसयूज हो रहा है उसके समाधान के लिए डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। क्या क्या डायरेक्शन जारी करता है वो थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ एक बार भी। बेसिकली जो डायरेक्शन जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, रुक जाइए, और डायरेक्शन जारी करता है, वो डायरेक्शन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। डायरेक्शंस क्या है? पहली डायरेक्शंस तो यह है कि कोई सामान्य मामला आता है तो उसको जो है, सामान्य मामला आता है तो उसको जो है DSP लेवल का अधिकारी इंक्वायर करेगा, यानी यह देखने का प्रयास करेगा कि यह मामला सही है या गलत है, सच है या झूठ है। उसके बाद ही जो FIR रजिस्टर होगी, यानी इंक्वायर करेगा, वह उनके मोहल्ले में पूछताछ कर सकता है, वह संबंधित दस्तावेज खंगाल सकता है, या वह संबंधित रिकॉर्डिंग देख सकता है। तो जब उनको स्पष्ट हो जाएगा DSP लेवल के अधिकारी को कि हाँ मामला बनता है, तभी FIR लॉन्च होगी, नहीं FIR लॉन्च नहीं होगी। दूसरी बात है, मान लीजिए कोई लोक सेवक है, लोक सेवक के मामले में है बोला गया कि लोक सेवक के मामले में SSP लेवल का अधिकारी यह जांच करेगा। SSP लेवल के अधिकारी की जांच के बाद ही उस लोक सेवक के ऊपर, उस पब्लिक सर्वेंट के ऊपर जो है FIR लॉन्च होगी। लोक सेवक से तात्पर्य क्या हो सकता है? लोक सेवक आप मान सकते हैं, कह सकते हैं पब्लिक सर्वेंट जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो, सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हो, या वह सरकार से किसी प्रकार भत्ता वेतन प्राप्त करता हो, या वह सरकार के किसी कार्य का निष्पादन कर रहा हो जिसमें जो है उसने सरकार के साथ संविदा की हो, सरकार का स्थायी कर्मचारी हो, कह सकते हैं कि अन्य प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हो, जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत अन्य प्राधिकारी उनके अंतर्गत नियुक्त किया गया। तो लोक सेवक की परिभाषा बहुत व्यापक है। जनरली आप कह सकते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी नौकरी में नियुक्त हैं, उन्हें हम लोक सेवक जनरली मान सकते हैं, सामान्य। ठीक है, तो लोक सेवक के अंतर्गत SSP जांच करेगा। अब बेसिकली ये डायरेक्शन दी है। दूसरी जो बात की थी वह की थी कि जो एंटी सेप्टरी बेल है CRPC 438 के अंतर्गत, उसे आप मना नहीं कर सकते, वह सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार के अपराध के अंतर्गत हो, वह सभी के लिए उपलब्ध है, आप उसे मना नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 19-21 के अंतर्गत कह सकते हैं आप, ये मौलिक अधिकारों के अधीन भी आता है कि किसी व्यक्ति को जब तक
उसको दोषी ना कर दिया जाए, उसको अगर अवेलेबिलिटी उसके पास है, उसके पास यह तथ्य हैं कि वह बाद में प्रस्तुत हो जाएगा न्यायालय के साथ समक्ष, या कह सकते हैं कि उसने पहले भी या कह सकते हैं कि न्यायालय ने उसको पहले भी सम्मन किए हैं और न्यायालय के सामने वह व्यक्ति उपस्थित हो गया था। तो ये बेसिकली मुख्य ग्राउंड होते हैं जिसके के आधार पर हमें व्यक्ति को बेल देनी चाहिए। ठीक है, अगर उसके बाद भी नहीं देते हैं तो कह सकते हैं यहाँ पे एक तरीके से हम उसके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, या कह सकते हैं उसके साथ जो न्याय होना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। अब बेसिकली ये हो गया, ये डायरेक्शन जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दी। अब इस डायरेक्शन को देने के बाद ही क्या होता है कि आंदोलन होने लगते हैं। ठीक है, जैसे समुदाय के लोग थे उनके द्वारा आंदोलन किए जाते हैं कि इससे जो है जो मजबूत वर्ग है, जो ताकतवर वर्ग है, उसको एक तरीके से दोबारा शक्ति प्राप्त हो गई और उन्हें यह दिखता है कि उनके शोषण की संभावना अब बढ़ रही है। यह कह सकते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस करवाया जाता है किसी विशेष वर्ग के द्वारा, विशेष समुदाय के द्वारा। तो उसके बाद आंदोलन होते हैं और उसके बाद सरकार जो है सेक्शन 18 जोड़ती है। और सेक्शन 18 में बेसिकली क्या बोला जाता है, सेक्शन 18 में बोला जाता है कि जो ये डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इनकी जगह जो पहले वाली व्यवस्था थी इस एक्ट में वही लागू होगी। दूसरी बात है एंटीसेप्टरी बेल यानी सीआरपीसी 438 यहाँ लागू नहीं होगी, नहीं कोई बेल प्राप्त कर सकता है एंटीसेप्टरी। और तीसरी बात है कि किसी भी एफआईआर, किसी प्रकार की एफआईआर को लिखवाने के लिए किसी प्रकार की पूर्व अनुमति या पूर्व जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन के जरिए इस मिसयूज को सुधारने का प्रयास किया था, वह सरकार ने वापस इनको बदल दिया सेक्शन 18A के जरिए, अमेंडमेंट के जरिए। अब जो आप मिसयूज वाले कमेंट कर रहे थे बार बार कि सर मिसयूज बहुत हो रहा है, मिसयूज बहुत हो रहा है, कुछ बताइए, तो मिसयूज के संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही व्यवस्था की थी। लेकिन जब सरकार ही नहीं समझ रही उस चीज को, उस दृष्टिकोण को, या उसने लागू ही नहीं करना था और उसने उसको एज इट इज बदल दिया, तब हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं। ठीक है, कोर्ट ने जो व्यवस्था की थी मेरे हिसाब से उसमें कुछ खामियां थी, लेकिन हम उसे सुधार कर और अच्छा कर सकते थे और इस एक्ट को और अच्छे से सुधार कर और व्यवस्थित कर सकते थे। लेकिन सेक्शन 18A डाल दिए गए और सेक्शन 18A डालने के बाद ही बेसिकली यह एक्ट वापिस से उसी श्रेणी में आ जाता है। तो ये बेसिकली पूरा एक्ट था, ये मैंने आपको समझा दिया है। और ये मैं माइंड मैप जो है पूरा इसको मैं आपको बता दूंगा। तो एक बार फिर मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ, हमने कहाँ कहाँ पर क्या क्या आज इस एक्ट में बेसिकली पढ़ा है, बेसिक्स में क्या पढ़ा है। एक दो लेक्चर और मैं इसके लेकर आऊँगा ताकि आपको पूरी इस लेक्चर की इमेज क्लियर हो सके और आपको अच्छे से समझ आ सके। तो बेसिकली आज हमने जो है इसके कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देखा, हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा, वैदिक, पोस्ट वैदिक, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी के हिसाब से जो नरजातीयता और जातीयता में क्या अंतर है उसको देखा, फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को देखा, फिर इसके बेसिक फैक्ट को देखा, फिर इसके ऑब्जेक्टिव को देखा, फिर सेक्शंस को देखा और फिर बेसिकली मिसयूज को देखा। तो ये पूरा चैप्टर इस तरीके से हो जाता है। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और दिन प्रतिदिन के कानूनी ज्ञान को खंगाल रहे हैं तो यह आपके लिए चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक तरीके से आपके लिए रामबाण होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने दिन प्रतिदिन के कानूनी ज्ञान से संबंधित बहुत सी वीडियो बनाई है। आप देख लीजिए, एक्सपीरियंस देख लीजिए, कितने अच्छे कमेंट आए हैं। कोई भी ऐसा कमेंट नहीं है जो है दर्शाता हो कि पढ़ाने में कोई कमी मेरे द्वारा छोड़ी गई हो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन का तरीका बहुत अच्छा है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और अगर हम बात करें, अब मैं आपको बताऊं प्लेलिस्ट का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में बेसिकली ये वीडियो है, ये करप्शन परसेप्शन एक्ट से संबंधित वीडियो है, फिर ये कोई कंट्रोवर्सी थी उससे संबंधित है, फिर ये जो नया एक्ट लाया गया उससे संबंधित है, ये फिर संविधान का बेसिक समरी मैंने सिर्फ 9 मिनट में देने का प्रयास किया है। और ये पुरुष आयोग जो महिलाओं के द्वारा कुछ लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है उसके संबंध में मैंने एक ड्राफ्ट बिल के संबंध में आपको दिया है। फिर ये सिटीजनशिप एक्ट के संबंधित, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट से संबंधित है ये। फिर नौकरी, सरकारी नौकरी में जो लोग हैं या जाना चाहते हैं उनके ऊपर अगर एफआईआर हो तो उनके संबंध में है ये। अगर दुकानदार चीटिंग करता तो क्या करें, वकील अगर गलती करता, आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे तो क्या करें, या आपका ऑफिस में शोषण हो रहा तो क्या करें, या गाड़ी खरीद रहे हैं तो उस समय कौन कौन से लीगल प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ यहाँ पर बताई है।
या फिर ट्रैफिक पुलिस आपके साथ बदतमीजी करे तो क्या करें, होटल में अगर आप हैं तो पुलिस बदतमीजी करे तो क्या करें, ये सभी चीज़ें। पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया, आपके बच्चे के साथ, आपके पड़ोसी के बच्चे के साथ किसी प्रकार की ज्यादती की जाती है, उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है, तो इसके संबंध में मैंने पूरा बताया है। SC/ST एक्ट को पूरा बताया, पुलिस रिमांड के संबंध में बताया है, और साइबर क्राइम के संबंध में बताया है। और फिर आगे जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेसिकली 10 घंटे की क्लास भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझना चाहते हैं तो मैंने 10 घंटे लगातार पढ़ा है। अगर कोई महिला झूठा केस लगाए तो क्या करें, तो ये बेसिकली ऐसी ऐसी वीडियो इस प्लेलिस्ट में है, कानूनी ज्ञान का खजाना। और यह प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जरूर देखनी चाहिए। तो ये लेक्चर आज हो गए हैं, अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।